ठीक है, आप कह रहे हैं आर्थिक तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। मिताली निकोर जी, चूंकि जो डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, इसके पीछे कोई खास वजह? और अब जो लोगों का अग्रेसिव नेचर है वो तो आना जायज सी बात है, जो शहर शहर में दिख भी रहा है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिलीप जी से अग्री करती हूँ कि यहाँ पर काफी डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज हम ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं। अगर आप ये देखिए कि हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ ईरान का काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि फूड प्राइसेस एक साल में नियरली 72% बढ़ी हैं पिछले दिसंबर से, अगर इस दिसंबर हम कंपेयर करें। फ्यूल प्राइसेस भी ईरान जैसे देश में, जो कि एक फ्यूल सप्लायर है, फिर भी उनके जो आवाम है उनको जो फ्यूल मिल रहा है, जो पेट्रोल मिल रहा है, वो उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट फ्यूल को एक्सपोर्ट्स के लिए यूज करना चाहती है, क्योंकि वो एक ही तरीका है जो एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज वो कमा सकती है। और रियाल टू डॉलर का एक्सचेंज रेट तो 1.42 मिलियन पर पहुंच गया है। तो मतलब ऐसे ऐसे आंकड़े जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ही कि वहां की जो आर्थिक स्थिति है उसमें उसमें बहुत ही तनाव आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट एकमात्र वो रीजन है जहां हमने देखा है सारे दुनिया में इस साल जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर ही हुए हैं, बेरोजगारी के इशू पर ही हुए हैं, जहां पर लोग ये कह रहे हैं, अपनी अपनी गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, और वही हमें यहाँ भी दिख रहा है। अच्छा, जेंजी प्रोटेस्ट का चूंकि आपने जिक्र किया, दिलीप चेरियन जी, जेंजी प्रोटेस्ट का असर अलग अलग देशों पर क्या पड़ा है वो पिछले कुछ टाइम में हमने देख लिया। हमने नेपाल देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, श्रीलंका देख लिया। अब क्या वैसा ही कुछ ईरान में भी अब देखने को मिलेगा क्या, और तख्ता पलट की नौबत क्या दिख रही है? इस वक्त जो खबरें वहां से आ रहे हैं ये है कि आर्मी भी पीछे पड़ रहा है। आर्मी भी इस लड़ाई में लड़ नहीं करना चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते। हाँ। क्योंकि अपने आबादी पे ही आर्मी को लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं होता। सबसे मुझे इस वक्त जो एनालिसिस वहां से आ रहे हैं वो बहुत स्केची है। पर आपने जो जेनजी के बारे में पूछा, जेनजी का जो एटीट्यूड है ग्लोबली, नेपाल देखिए या और भी कई देशों में देखिए, हाँ। तो वो अपने जो फ्यूचर की लड़ाई, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्फ्लेशन भी है, सिक्योरिटी, अपने नॉर्मल अर्बन सिक्योरिटी के बारे में भी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो देख रहे हैं कि लीडरशिप में जो करप्शन हो रहा है, वो करप्शन के वजह से कई जो डिसीजंस लिया जाता है देश के हित में जो होना है वो नहीं हो रहे। और ये डेंजर मेरे ख्याल में ये जो डेंजर है, उस डेंजर से गवर्नमेंट पलट भी सकता है। सत्ता पलट का आपने पूछा रचना जी, वो मैं एक एक्चुअल पॉसिबिलिटी समझता हूं इस वक्त, क्योंकि जो एंथुसियाज्म हम देख रहे हैं रास्ते पे, वो एंथुसियाज्म जेन ज़ी के वजह से ही होता है, और उनके जो क्रोध है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, जो खामेनेई से खार खाए बैठा है इजराइल, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, साथ ही साथ ट्रंप भी, क्या उसका भी असर ईरान में हो रही चीजों पर पड़ेगा क्या, मिताली जी? जी, एक तरह से इसे ऐसे देखिए कि ईरान में दो तरह के टेंशन चल रहे हैं। एक है जो नीचे लोगों का एंगर है, जो आप देख रहे हैं सड़कों पे। हाँ। दूसरा ये टेंशन है कि जो आर्मी है वो वहां पे पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, अपने खुद के ही बच्चे उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब जेनजी एक तरह से उनके ही बच्चे हैं। और बाहर से लेकिन इतनी सारी फोर्सेस इसको देख रही हैं और कह रही हैं, अच्छा आज अगर अपॉर्चुनिटी है तो क्या हम यहाँ पे तख्ता पलटने के लिए कुछ फोर्सेस बाहर से भेज सकते हैं, और आर्मी को उससे भी डील करना है। तो मुझे ये लगता है कि आगे हम जब देखेंगे आर्मी का जो पलड़ा है वो काफी भारी होगा, क्योंकि आर्मी को इतनी सारी चीजों से एक्चुअली मैनेज करना है, और आर्मी इस सिचुएशन में शायद और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए वहां पर, क्योंकि डिक्टेटरशिप है वहां। हम देखते हैं कि जो क्लेरिक्स हैं वही सारे डिसीजंस कंट्रोल करते हैं और आर्मी को भी वही कंट्रोल करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन प्रोटेस्ट की वजह से
आर्मी का जो वेटेज है, आर्मी के जो पावर्स हैं, वो शायद बढ़ा दी जाए, चाहे वो उन्हें यूज करे या ना करे, हाँ। लेकिन उनकी पावर्स को बढ़ाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। लेकिन ईरान को लेकर तो ये कहा जाता रहा ना दिलीप चेरियन जी कि खामेनेई सुप्रीम लीडर, खामेनेई ना चाहे तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन आज जो शहर शहर में प्रदर्शन है या खामेनेई के खिलाफ ये जो नारे लग रहे हैं, इन सबको बल कहाँ से मिला? मतलब क्या है चीज जो पुश कर रही है इन सब प्रोटेस्ट को? प्रोटेस्ट का कारण इस वक्त अगर टाइमिंग हम देखने रखते जी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यह है कि डॉलर का जो वैल्यू इतना अचानक गिरा, उस वजह से, जैसे मिताली ने कहा कि प्रोटेस्ट का शुरुआत जो है उससे आर्मी को शायद बढ़ावा मिल सकता है, पर जो ट्रिगर है, जो प्रोटेस्ट शुरू करने का कारण है, वो अचानक डॉलर का वैल्यू बहुत इंक्रीज होना, मतलब ईरान के जो करेंसी है उसका वैल्यू लूज होने का कारण है। क्योंकि यूथ को ये लगा कि अब हमारा और कोई चारा नहीं है कि इस गवर्नमेंट को ही बदल लो, तख्ता को बदल से ही हमारा करेंसी, हमारा इकोनॉमी, हमारा फ्यूचर में थोड़ा सा कुछ कंट्रोल आ सकता है। जो जेंसी प्रोटेस्ट जो है वो फ्यूचर को लेके प्रोटेस्ट होता है, पास्ट को लेके नहीं। यानी आपने जो जेंजी का जिक्र किया, आपने आम लोगों का जिक्र किया कि भाई वो जो डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना यानी रियाल का गिरना है, या जो आम लोगों को महंगाई मिल रही है, बेरोजगारी मिल रही है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये सब आम लोगों के वो रीजन है जिससे वो सड़कों पर आ गए। इसमें किसी भी तरीके से पॉलिटिकली इंस्पायर्ड इन प्रोटेस्ट को ना देखा जाए क्या दिलीप जी? मैं तो मानता हूं कि ये इस तरह का, इस स्केल का जो पब्लिक प्रोटेस्ट देखेंगे, इस स्केल का जो पब्लिक रास्ते में आना और कई शहरों में इकट्ठा आना, ये कोई ऑर्गेनाइज मामला नहीं हो सकता। ये कॉमन इश्यूज लेके, जो कॉमन इश्यूज जो है, जो सारे लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स अगर हम आगे जाके जानकारी मिले कि इसमें अमेरिका का हाथ था, CIA का हाथ था, ये सब कहानियां तो आएंगे ही आएंगे, पर ये स्केल में ऑर्गेनाइज करना किसी भी एजेंसी के कैपेबिलिटी से बाहर है। यानी ईरान अभी तक जो बाहरी ताकतों से लड़ रहा था या बाहरी तौर पर जो टक्करें ले रहा था, वो अब अंदरूनी इन चीजों से परेशान है, या फिर ये समझ नहीं आ रहा ईरान को कि सोल्यूशन इसमें क्या होगा? खामेनेई के पास कोई भी विकल्प अभी है क्या, मिताली जी? जी, अगर आप ये थोड़ा सा रिवाइंड करें तो आपको 2022 में मैं वापस लेकर जाना चाहूंगी, जब फर्स्ट टाइम ईरान के यूथ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, और मासा अमीनी के साथ जो हुआ, वो बात हम जैसे एक वुमेन्स राइट्स प्रोटेस्टर के हित में, जैसे मैं जैसे एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं वो कभी भूल नहीं सकती। और इन 3 सालों में हमने ये देखा है कि हर साल ईरान की महिलाएं, ईरान की पूरी आवाम आगे आती है और विमेन्स राइट्स के लिए आज भी अपनी आवाज उठाती है। और आज भी वो पूरे प्रोटेस्ट, आपको याद ही होंगे जब सारी महिलाओं ने अपने बाल काटे थे, और अपने बाल लिटरली वो फेंक रहे थे सड़कों पर कि हम नहीं फॉलो करेंगे इन रूल्स को। आप शरिया कानून की तरफ जिक्र कर रही हैं क्या, कि शरिया कानून की वजह से भी ये हालात आज आ गए हैं? हो सकता है, क्योंकि वो भी एक डिसकंटेंट है जो कि सोसाइटी में लास्ट 3 से 4 सालों में मासा अमीनी की जब मौत हुई और जब वो उनको अरेस्ट किया गया इतनी छोटी सी बात के लिए, वो बात आज भी यंग लोग नहीं भूले। जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स को आज भी याद है कि कैसे उनकी बहन के साथ वो हुआ। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यूथ ने कभी भी इस लीडरशिप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि यूथ हमेशा चाहता है कि प्रोग्रेसिव वैल्यूज, लिबरल वैल्यूज की तरफ आगे जाए, और वो इस देश में उनको नहीं दिख रहा है। तो मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि अगर बदलाव नहीं आएगा, और अगर लिबरलाइजेशन की तरफ जो पूरे क्लर्जी है, ईरान के जो रूलर्स हैं, वो नहीं जाएंगे वैल्यूज में भी और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में भी, तो फिर उनके पास अब कोई ज्यादा कार्ड्स बचे नहीं। जेन ज़ी का जिक्र है तो सोशल मीडिया का भी होगा।
बिल्कुल, बिल्कुल, सोशल मीडिया तो एक बहुत ही बड़ा टूल है कि हाँ, हाँ, आप देखिए डिस्कॉर्ड जैसे ऐप है, हाँ, डिस्कॉर्ड पर ही सारे प्रोटेस्ट जनरली ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ हो रहे थे तो मैं एक्चुअली ढाका में ही थी हुँ, और तब मैंने देखा था कि मेरी खुद की जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह जिनको मैं जानती भी थी, हाँ, जो छोटे मतलब मुझसे काफ़ी यंगर बट हुँ, जानती थी, वो खुद भी जा रहे थे प्रोटेस्ट में उस टाइम पे, हुँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे थे। नेपाल में भी यही हो रहा था कि हुँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के छात्र बिल्कुल। जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज यहाँ के युवा जो हैं अपनी ताकत को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है जहां सब लोग इकट्ठा होते हैं और फिर इस तरह के प्रोटेस्ट प्लान किए जाते हैं। दिलीप जी, अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भी आज ईरान की इस हालत के लिए है क्या? मतलब वो भी एक जिम्मेदार है क्या? देखिए, अमेरिका का जो रोल है हाँ, ईरान में, वो नेतन्याहू का आपने आगे जिक्र किया था अपने रिपोर्ट में। तो वो सब जो चीजें हैं वो इकट्ठा फोर्स मल्टीप्लायर है। हाँ, इन चीजों पे वो जहां जहां आग है वहां वो पेट्रोल छिड़कने में हाँ, वो काफी उनका प्रैक्टिस है, उनका कैपेबिलिटी है और उनका एक तरीका भी है। तो पर हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, जैसे मिताली ने कहा कि यंग लोगों को हाँ, फ्यूचर के बारे में जो डर है उस डर को एक्सप्लॉइट कोई भी कर सकता है। हाँ, बाहर वाले करने से पहले हाँ, इस वक्त जो हुआ है, हाँ, ये प्रोटेस्ट का जो आउटपोरिंग हुआ है हाँ, वो फेमिनिस्ट भी है, शॉपकीपर्स भी है। बिल्कुल। अगर हम देखें आज का जो प्रोटेस्ट है, सबसे बड़ा नया कंपोनेंट ये है कि शॉपकीपर्स जो नॉर्मली क्लेरिक्स को सपोर्ट करते थे, हाँ, वो आज दुकान बंद करके हाँ, रास्ते में इसलिए आया कि हाँ, हमें भी अब प्रोटेस्ट करना है। और बिल्कुल। इसका डायरेक्ट लिंक जो है ये जो डॉलर के बारे में कहा, मिला जुला क्योंकि सा असर और कुल मिलाकर आप दोनों से बात करके इतना समझ आ गया, मिला जुला सा असर है और ये हर वर्ग से और हर जनरेशन से रिलेटेड है, जिसका असर ईरान के अलग अलग शहरों में पड़ा है। हालांकि फ्यूचर में क्या होगा अब ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप चेरियन जी, मिताली निकोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।